बच्चों अभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ेंगे कि जब ये मेटल्स नॉन मेटल्स किसी के ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, अगर ये सारे जो हम मेटल्स या नॉन मेटल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, सो ये सब अगर रिएक्ट करते हैं, ठीक है, अगर ये सब किसी के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं। तो देखो अभी आप कभी तो देखो हम रिएक्ट कराते हैं, मतलब लेबोरेटरी में जाके हम रिएक्ट कराते हैं स्कूल लैब में या केमिस्ट्री लैब में, ठीक है। तो इस तरह हम रिएक्ट कराते हैं, पर कई बार खुद ही मेटल्स रिएक्ट हो जाते हैं। कैसे? जैसे बारिश के टाइम, देखो बारिश के टाइम आपकी जो अलमारी वगैरह होती है, ठीक है, सो वो क्या हो जाता है उन्हें, देखिए अलमारी अगर आपकी लोखंड की है, ठीक है, तो आप देखोगे जंग लग जाती है थोड़े टाइम बाद। तो क्या होता है, क्या आपने अलमारी को कहीं बाहर जाके रखा होता है? नहीं, उसमें ऑटोमेटिक वातावरण कौन सा होता है? भेज वाला, मॉइस्चर वाला होता है। तो ऑटोमेटिक अलमारी को ऑक्सीजन और वाटर लग जाता है। क्यों? क्योंकि वातावरण में ऑक्सीजन तो है ही, तो वो ऑक्सीजन पानी में भेज रहता है। सो आयरन किसके साथ रिएक्ट हो जाता है? आयरन का फॉर्मूला Fe है, ठीक है, ये अभी आप पढ़ोगे, इनके सिंबल्स होते हैं। जैसे आयरन का केमिकल सिंबल है Fe, ठीक है। सो आयरन किसके साथ रिएक्ट हो जाता है? आयरन रिएक्ट हो जाता है ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ भी रिएक्ट होता है, तो क्या देता है? रस्ट। ठीक है, आयरन किसके साथ रिएक्ट हो? आयरन, ऑक्सीजन और ये वाटर, जब ये तीनों रिएक्ट होते हैं, आयरन ऑक्सीजन वाटर, और यहाँ है ये रस्ट है, ठीक है। रस्ट मतलब जंग, आप नहीं कहते जंग लग गई, काट लग गई, आप नहीं, तो वो रस्ट है, ठीक है। सो आयरन को जब ऑक्सीजन और वाटर रिएक्ट करते हैं रस्ट बनती है, ठीक है। रस्ट का भी फॉर्मूला है, पर मैं आपको एक शॉर्ट में बताती हूँ। रस्ट को हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। रस्ट, आप रस्ट लिख सकते हो। कभी 1 मार्क में आ जाए कि भाई आयरन ऑक्सीजन और वाटर रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, आयरन ऑक्सीजन और वाटर रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, तो आप क्या लिखोगे? क्या मिलता है? आपको मिलता है रस्ट, ठीक है। इसी तरह से मैग्नीशियम को, जब भी आप मैग्नीशियम को जलाते हो, ठीक है, एक और एलिमेंट है जिसका नाम है मैग्नीशियम, ठीक है। सो एक और एलिमेंट है जिसका नाम है मैग्नीशियम। तो अगर आप उसको जलाते हो, ठीक है, सपोज आप मैग्नीशियम को जलाते हो, ठीक है, जलाना का मतलब क्या होता है? आपने जलाया, तो आप जब बर्न करते हो तो क्या मिलती है उसे? ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही। याद रखना, कंबस्शन, कोई भी चीज तभी जल सकती है जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो। ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती है कोई चीज जल नहीं सकती, ठीक है। सो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन gives magnesium oxide, ठीक है। सो Mg प्लस O2 gives MgO, ठीक है। Mg प्लस O2 क्या देता है? MgO, ठीक है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंसिंग करना आपको अभी 9th में आएगा, हायर स्टैंडर्ड्स में इसको बैलेंस भी किया जाता है, ठीक है। सो मैग्नीशियम रिबन, इसको मैग्नीशियम रिबन भी बोलते हैं। सो ऐसे बोला जाता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम रिबन्स बर्न्स इन एयर, तो क्या लिखते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, ठीक है। व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह से मतलब रस्ट कैसे लगती है? तो रस्ट कैसे लगती है? रस्ट लगती है किसकी प्रेजेंस में? रस्ट लगती है जब आयरन, वाटर और ऑक्सीजन मिल जाते हैं, ठीक है। सो अब देखो ये जो रस्ट बनी, ठीक है, ये जो काट लगी, ये काट का नेचर क्या है? अब नेचर क्या होता है? तो देखो या तो एसिडिक नेचर होगा या बेसिक नेचर होगा। देखो किसी भी सब्सटेंस को एक और तरह से देख सकते हो, एसिडिक या बेसिक। जैसे मैं आपको कहूँ लेमन, लेमन का क्या नेचर है?
तो लेमन में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, खटास होती है। सो लेमन का नेचर क्या है, एसिडिक। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि आपके घर में जो इनो पड़ा है, ठीक है, या बेकिंग सोडा, कुकिंग सोडा, उनका क्या नेचर है, तो आप क्या बोलोगे, बेसिक नेचर। मतलब ये लोग, उनका नेचर बेसिक होता है। ठीक है, सो इस तरह से दो नेचर होते हैं सब्सटेंसेस के। कुछ चीजें एसिडिक में आती हैं, कुछ बेसिक आती हैं, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका कोई नेचर ही नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, सो एसिडिक नेचर होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल। तो यहाँ पे एक्टिविटी 4.3 आपका पेज 48 है, वहां पूछ रहा है कि ये जो रस्ट बनी, तो उस रस्ट का नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। ठीक है, सो टेस्ट कैसे किया जाएगा, तो जब भी आपको इस तरह से टेस्ट करनी पड़े, ठीक है, सो टेस्ट फॉर एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंस। कभी भी आपको टेस्ट करनी पड़े ना कि सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है, तो उसके लिए लिटमस टेस्ट की जाती है। ठीक है, देखो हर चीज को तो आप चख के पता नहीं कर सकते, डेंजरस हो सकता है। ठीक है, लेमन आप चख के पता कर सकते हो, भाई खट्टा है तो एसिड हुआ। ठीक है, पर हर चीज को आप मतलब केमिस्ट्री में भी, केमिस्ट्री लैब में भी ऐसे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एसिडिक बेसिक होते हैं, तो आप उनको थोड़ी टेस्ट करने हैं, तो बहुत ही डेंजरस हो सकता है। ठीक है, जीभ जला सकता है, कोई ऐसा बिल्कुल गर्म केमिकल हो या रिएक्ट करने वाला हो। तो इसके लिए, इस चीज से बचने के लिए, एसिडिक और बेसिक नेचर पता करने के लिए लिटमस टेस्ट की जाती है। कौन सी टेस्ट, लिटमस टेस्ट। टेस्ट फॉर एसिडिक सो की जाती है, नेम इज लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट की जाती है। ठीक है, सो लिटमस टेस्ट से क्या किया जाता है, तो लिटमस टेस्ट में मतलब एक रेड लिटमस पेपर होता है। ठीक है, रेड लिटमस पेपर होता है, और एक होता है ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, अगर सपोज आपने ये इसकी बूंद, जैसे अभी ये रस्ट बनी, ठीक है, तो आपको ये रस्ट चेक करनी है कि ये रस्ट का क्या नेचर है, ये काट का क्या नेचर है, काट एसिडिक है कि बेसिक है। तो आप क्या करोगे, तो ये काट को आप रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर होता है, ठीक है, पेपर जैसा होता है, जिसमें ऐसी क्वालिटी होती है कि वो आपको पता लगा पाए कि वो एसिडिक है कि बेसिक है। ठीक है, सो आप क्या करोगे, ये जो काट है, ठीक है, सो ये रस्ट है, आप रस्ट को रेड लिटमस पेपर पे डालोगे, तो क्या होगा, तो ये जो आपने रस्ट को, ये काट को जो रेड लिटमस पेपर पर डाला, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में चेंज हो जाएगा। तो जब भी रेड लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर में चेंज हो जाए, तो हम कहते हैं इसका नेचर क्या है, बेसिक। ठीक है, सो द कलर ऑफ लिटमस पेपर टर्न्स बेसिक, so nature of rust is turns blue। ठीक है, रेड लिटमस पेपर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में, जो रेड कलर है, द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर। ठीक है, द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू। नेचर ऑफ रस्ट इज क्या होगा, बेसिक। ठीक है, नेचर ऑफ रस्ट क्या होगा, बेसिक। अच्छा, अगर उल्टा होगा, सपोज उल्टा मतलब भाई आप सपोज देखो, अब मैं आपको यहाँ लिटमस टेस्ट लिखवा ही देती हूँ। ठीक है, सो नेचर रस्ट का क्या होगा, बेसिक। तो देखो लिटमस टेस्ट में क्या होता है, लिटमस टेस्ट में अगर रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, अगर रेड लिटमस ब्लू में टर्न होता है, तो नेचर क्या होता है, नेचर सब्सटेंस का बेसिक। और अगर
ब्लू लिटमस, देखो दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स लिटमस पेपर के होते हैं, रेड लिटमस और ब्लू। ठीक है, सो अगर ब्लू लिटमस रेड में टर्न होता है, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, तो नेचर क्या होगा, एसिड। ठीक है, सो इस तरह से आप पता कर सकते हो लिटमस टेस्ट से कि भाई इनका नेचर क्या है। ठीक है, सो अब नेक्स्ट देखते हैं हम। तो बच्चों अब देखो आगे हमने आयन देख लिया, रस्ट वगैरह देख लिया, तो ये आपने ये याद रखना, ये वाली चीज आप घड़ी घड़ी बोलोगे मैम बोलती है, तो ये 9th 10th में भी काम आएगा, 10th में ये है, इस पे पूरा चैप्टर है, एसिड बेस सॉल्ट, नाम ही ऐसा है। आपके भाई बहनों 9th 10th में मेरे पे विश्वास ना हो तो उनसे पूछ लिया करो, वो कहेंगे हाँ ये चीज आएगी। अच्छा देखो यहाँ पे, अच्छा अब कॉपर का डिस्कस करते हैं। देखो हमने क्या पढ़ा, आयन को जंग लगता है, आयन को काट लग जाती है, आयन में भेज लगती है, आयन ब्राउन आयन कैसा हो जाता है, लोखंड कैसा हो जाता है, एकदम ब्राउन, उस पर काट लग जाती है तो कैसा हो जाता है, ब्राउनिश हो जाता है। ठीक है, तो हम कहते हैं काट लग गई। ठीक है, तो आप क्या करते हो फिर, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, अगर आयरन को घर में लोखंड को काट लग जाती है, वो तो कलर वगैरह करा लेते हैं, फिर वेट करते कि भाई सोचते हैं भाई रेनी सीजन चली जाए तो ऊपर कलरिंग करा देते हैं, कोटिंग कराते हैं, बहुत सारे तरीके आयन को काट लग जाए। ठीक है, पर काट लगती है तो एकदम वो झरने लगता है। ठीक है, और ब्राउनिश सब्सटेंस, मतलब जो ब्राउनिश सब्सटेंस है वही रस्ट होता है। ठीक है, ये जो आयरन ऑक्सीजन वाटर, तो जो ब्राउन दिखता है वही रस्ट होता है। सो क्या, जैसे इसको काट लगी, आयन को काट लग जाती है आयन, वैसे ही क्या कॉपर को भी काट लगती है। कॉपर मतलब तांबे, तांबे के भी बर्तन होते हैं आपके घरों में, आपको ना पता हो तो मम्मी को बोलना दिखाए, तांबे के बर्तन होते हैं, आप शिव जी को पानी वगैरह उसी से दूध चढ़ाते हो। ठीक है, और इवन कहते हैं रात को उसमें पानी भर के सुबह पीने से पेट अच्छा साफ आता है, ऐसा भी बोलते हैं। ठीक है, सो कॉपर मतलब तांबा, तो घर में कॉपर भी पाया जाता है। तो क्या कॉपर पे भी ऐसे रस्ट लगती है? हाँ, कॉपर पे जब रस्ट लगती है तो ग्रीनिश कलर का हो जाता है, ग्रीन ग्रीन, तो आपको पता लगता है इस पे रस्ट लगी है। ठीक है, सो अगर आप कॉपर भी ऐसे ही, जैसे मतलब बारिश का ही टाइम है और कॉपर पे भी पानी और हवा इन सब ने रिएक्ट कर दिया। ठीक है, सो व्हेन कॉपर वेसल इज एक्सपोज्ड, तो जब आप कॉपर वेसल को भी एक्सपोज करते हो मॉइस्ट एयर में बहुत लंबे समय तक, व्हेन कॉपर वेसल इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग। ठीक है, लंबे समय तक जब आप कॉपर को मॉइस्ट एयर में, भेज वाले वातावरण में एक्सपोज करते हो, इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग, एकदम ग्रीनिश हो जाता है। ठीक है, इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग, इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग। अगर ये इसका अगर कलर बदला, मेटल का कलर बदल गया, इसका कलर कुछ और था, ठीक है, कॉपर का कलर कैसा होता है आपके घरों में होगा, आप देख लेना। सो कलर एकदम ग्रीनिश हो गया। ठीक है, सो कलर एकदम चेंज हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ है। केमिकल रिएक्शन आपको कलर चेंज इन सब चीजों से दिखता है, गैस रिलीज होती है, कलर चेंज होता है, तो पता लगता है कि भाई हाँ इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे आयन का रस्ट बन जाना, वो क्या है, वो केमिकल रिएक्शन है। अगर ये कॉपर, जो कॉपर का वेसल है, कॉपर का जो बर्तन है, तांबे का बर्तन है, वो कलर चेंज कर रहा है, इसका मतलब उस पर केमिकल रिएक्शन हो गया है। सो केमिकल रिएक्शन कैसे, आपने तो कुछ लेबोरेटरी तो है नहीं आपके घर में, आपने कोई भाई ड्रॉप्स डाल दिए एसिड के बेस के उसके ऊपर तो रिएक्शन हो गया, नहीं, आपने तो कुछ नहीं किया, पर सिंपल वातावरण भेज वाला हो गया, पानी और पानी की वजह से और ऑक्सीजन की वजह से एटमॉस्फेयर में उसका कलर बदल गया। ठीक है, सो व्हेन कॉपर वेसल इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर, ठीक है, कॉपर वेसल को जब आप मॉइस्ट एयर में, भेज वाले वातावरण में बहुत लंबे समय तक रखते हो तो उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग लग जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस पे रिएक्शन हुआ। ठीक है, उस पे रिएक्शन हुआ और इसीलिए उसका कलर
बदला। ठीक है, सो ये जो ग्रीन कोटिंग है वो क्या है? ग्रीन कोटिंग है, उसको बोलते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, तो ये ग्रीन कोटिंग क्या होती है? देखो रिएक्शन कैसा हुआ, देखो कॉपर है, कॉपर में देखो कॉपर है, कॉपर। ठीक है, कॉपर किसके साथ रिएक्ट हुआ? कॉपर रिएक्ट हुआ वाटर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इन सब के साथ रिएक्ट हुआ। वातावरण में जो वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, सबके साथ रिएक्ट हुआ। ठीक है, सो कॉपर इन सबके साथ रिएक्ट होके क्या बनाया? CuOH2 प्लस CuCO3, CuOH2 प्लस CuCO3। ठीक है, सो कॉपर जब इन सब के साथ रिएक्ट हो गया, ठीक है, जब वातावरण में इन सब के साथ कॉपर को Cu से, ये केमिकल सिंबल्स भी आपको याद करने आएंगे स्टैंडर्ड 9th में। अभी आपको बता रहे हैं कि ऐसा होगा, पर स्टैंडर्ड 9th में सब आएगा। कॉपर क्या है? Cu है, और H, एक सेकेंड, यहाँ Cu लिखूं, नीचे इसका नाम लिखती हूँ। ऊपर मैंने सिंबल लिखे, अब नीचे इन सबके नाम लिखती हूँ। सो Cu मतलब कॉपर, H2O क्या है? वाटर, और CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये क्या है? ऑक्सीजन। अब देखो CuH2 है और CuCO3 है, सो CuH2 और CuCO3 क्या है? CuOH2 है कॉपर हाइड्रोक्साइड और CuCO3 है कॉपर कार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं? कॉपर हाइड्रोक्साइड। CuH2 को क्या बोलते हैं? कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, अभी से ये आदत डाल दो, फिर आप मतलब 9th में 10th में सब डिटेल में आएगा कि क्यों इनके नाम ऐसे हैं, क्या होता है। कॉपर हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है? कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, तो सपोज अगर आपको देखो, सपोज अगर आपको एग्जाम में आता है तो ऐसा आ सकता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कॉपर हाइड्रोक्साइड? तो CuOH2। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कॉपर कार्बोनेट? CuCO3। ऐसा आ सकता है। ठीक है, सो ये मतलब ये बनते हैं, और ये मतलब एक्चुअली ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, ये जो बनते हैं, मतलब ये रिएक्शन से ये बनते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई कॉपर पे भी रस्ट लगती है। तो आपने क्या देखा? आयन पे रस्ट लगती है, मतलब आयन पे रिएक्शन हुआ। आपने देखा कॉपर पे रस्ट लगती है, आपने देखा कॉपर पे भी रिएक्शन हुआ। ठीक है, सो ये बहुत ही 1 मार्क में ऐसे बहुत तरह से पूछ सकते हैं। ठीक है, कि अगर कॉपर पे रस्ट लग जाए तो कौन सा कलर हो जाता है? ग्रीन। फिर कॉपर पे रस्ट लगता है, उसका रिएक्शन भाई क्या बनता है? रस्ट मतलब ये कॉपर की रस्ट, CuH2 प्लस CuCO3, ये दोनों बनते हैं, तो आप समझ लो कॉपर पे रस्ट लगी। सो कॉपर किसके साथ रिएक्ट कर जाता है? वातावरण में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब है ही हमारे एटमॉस्फेयर में, ये सब है ही। ठीक है, ये आपने SS में भी पढ़ा है, साइंस में भी पढ़ा, सब में पढ़ के आए हो कि भाई वातावरण में सारी गैसेस ये हैं, थोड़ी थोड़ी मात्राएं हैं। सो ये सब रिएक्ट कर जाती हैं मेटल के साथ और काट या जंग लग जाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ देखो, तो इवन हमने अभी मैंने ना अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने लिटमस टेस्ट की बात की आपसे। लिटमस टेस्ट मैंने आपसे क्या बात की? मैंने आपको बताया कि भाई लिटमस टेस्ट में आप चेक कर सकते हो कि भाई कौन सा सब्सटेंस एसिडिक नेचर वाला है, कौन सा बेसिक नेचर। मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपका लिटमस टेस्ट है, ये बहुत ही काम की चीज है, ये याद रखना आप। ठीक है, कि अगर रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट होता है तो नेचर है बेसिक। ठीक है, और अगर ब्लू लिटमस रेड में टर्न होता है, ठीक है, अगर ब्लू लिटमस रेड में टर्न होता है तो वो है एसिड। ठीक है, ब्लू लिटमस रेड में टर्न होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एसिड। ठीक है, सो इस तरह से
और ये सब क्या है, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये मॉइस्चर है, ठीक है, भेज वाला वातावरण बोलती हूँ ना, तो मॉइस्चर, भेज वाले वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है और वाटर भी होता है, ठीक है। सो इस तरह से मतलब जो आप लिटमस टेस्ट से पता कर सकते हो एसिडिक नेचर है कि बेसिक नेचर है, ठीक है। सो अब एक और मतलब अभी आपने देखो इस पे एसिड टेस्ट किया, ठीक है। सो अभी एक मैंने Mg+O2 ये एग्जाम्पल लिखा था, तो बताओ इसका नेचर क्या है, ठीक है। सो ये जो मैंने अभी ये सेकंड वाला Mg+O2, ठीक है, मैग्नीशियम को मैंने जलाया, मैग्नीशियम रिबन को जलाया, तो आप बताओ इसका नेचर क्या है, इस वाले का, इस रिएक्शन में इसका नेचर क्या है। सो जब भी ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इनका नेचर क्या होता है, इनका नेचर बेसिक होता है, ठीक है। ये देखो Mg क्या है, मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है, और उसने ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाया, मेटेलिक ऑक्साइड बनाया, ठीक है। देखो मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम एक मेटल है और इस ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ, ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट होके क्या बनाया, मेटेलिक ऑक्साइड बना दिया, रिएक्ट होके क्या बनाया, मेटेलिक ऑक्साइड बना दिया, ठीक है। सो ये जो मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर है वो बेसिक होता है, याद रखना। सो ये आप यहाँ लिख सकते हो कि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अच्छा, आप है ना ये चीज ऐसे लिख के फिर पूरी करना, यहाँ से सीधा आप ये लिखना, ठीक है। मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने फिर से पूरा नहीं लिखा, पर आपको लिखना है, ठीक है। ये पूरा लिखे क्योंकि ये आया कहाँ से, तो आप बोल सकते हो कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, मतलब जो O वाले होते हैं, वो बेसिक होते हैं नेचर में, ठीक है। सो अभी नॉन मेटल्स अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करें तो क्या होगा, ये आपने क्या पढ़ा, ये सब मेटल्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब क्या है, मेटल्स। अब नॉन मेटल्स अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। सो जैसे कि सल्फर, ठीक है, एक सल्फर एक नॉन मेटल है, तो अगर आप नॉन मेटल को रिएक्ट कराओगे ऑक्सीजन से तो क्या होगा, ठीक है। ये एक एक्सपेरिमेंट है, पेज नंबर 47 पे एक्टिविटी 4.4, ठीक है, पेज नंबर 47 एक्टिविटी 4.4। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर सल्फर इन डीप फ्लैग्रेटिंग स्पून एंड हीट इट, ठीक है। मतलब डीप फ्लैग्रेटिंग स्पून मतलब ये स्पून बना हुआ है, आप देखो ऐसा स्पून, इसे डीप फ्लैग्रेटिंग स्पून बोलते हैं। दीवेट में नहीं, इससे तेल डालते हैं ऐसे स्पून में, तो कह रहा है ऐसे स्पून में, ये पेज 47 पे आपको दिखेगा ऐसा, तो कह रहा है एक डीप फ्लैग्रेटिंग स्पून में सल्फर डालो और उसको हीट करो, तो यू मे टेक अ मेटेलिक कैप ऑफ एनी बॉटल, रैप अ मेटेलिक वायर अराउंड इट, ठीक है। कह रहा है कि हीट करने आप क्या करो, आप यू मे टेक अ मेटेलिक कैप ऑफ एनी बॉटल एंड रैप अ मेटेलिक वायर अराउंड इट। अब क्या बोल रहा है, एक ढक्कन लो, एक ढक्कन लो, किसी बोतल का एक ढक्कन लो और मेटल का ढक्कन लेना है, ढक्कन कौन सा लेना है, मेटल का ढक्कन लेना है, और उसके आजू बाजू वायर घुमा दो, एंड रैप अ मेटेलिक वायर अराउंड इट, गिव इट द शेप शोन इन फिगर, और उसका शेप ऐसा बना दो, ठीक है। ये वाली फिगर में देखो क्या है, ढक्कन लिया है मेटल का और आजू बाजू वायर लपेट दी है, ठीक है। सो ऐसी शेप बना देनी है। ये क्या है, ये स्पून है, डीप फ्लैग्रेटिंग स्पून है, और ये क्या है, ये ढक्कन है मेटल का, उसके आजू बाजू वायर विटाड़ दी है, ठीक है। अब क्या करना है, और उसके आजू बाजू मेटल की वायर ही विटाड़ देनी है, ठीक है। गिव इट अ शेप एज शोन इन फिगर। एज सून एज सल्फर स्टार्ट्स बर्निंग, इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू ग्लास जार और ग्लास टम्बलर। अच्छा, अब सल्फर जैसे जल रहा है, आप डीप फ्लैग्रेटिंग स्पून में सल्फर जला रहे हो, तो जैसे वो सल्फर जल रहा है तो आप स्पून को किस में डाल दो, उसको गैस जार में या ग्लास टम्बलर में डाल दो। ग्लास टम्बलर मतलब ग्लास में डालो, एंड विद द लिड टू इंश्योर दैट गैस प्रोड्यूसेस डज नॉट एस्केप, मतलब आप उसको उसमें बंद कर दो, ठीक है। देखो यहाँ पे, ये देखो बीच में
ये टम्बलर है या गैस जार जो भी बोलो, इसमें देखो ये जलता हुआ सल्फर मतलब स्पून समेत अंदर डाला है और ढक दिया है ताकि गैस भाप बाहर ना निकले। ठीक है, जलने की वजह से जो भाप बनी है वो बाहर ना निकले। ठीक है, सो एज सुन एज सल्फर स्टार्ट्स बर्निंग इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू ग्लास और गैस, cover the tumbler with the lid to ensure that gas produced does not remove the spoon after some time, add a small quantity of water and quickly replace the lid। अब क्या बोल रहा है, अब वो स्पून बाहर निकाल दो। ठीक है, वो स्पून बाहर निकाल दो और फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो। स्पून बाहर निकाल दो और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और फिर से वो लिड ढक दो। फिर उसको ऐसे शेक करो। ठीक है, चेक द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर्स। अब ये जो बना वो चेक करो कि वो रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर से उसकी टेस्ट करो। ठीक है, सो अच्छा, अगर आपके पास घर में डीफ्लैग्रेटिंग स्पून नहीं है तो ये इन्होंने वो तरीका बताया डीफ्लैग्रेटिंग स्पून बनाने का। ये जो टम्बलर है, टम्बलर से वायर है, टम्बलर नहीं, ये बोतल की कैप है मेटल वाली, उसमें वायर भी टांगनी है मेटल की। ठीक है, अगर आपके पास डीफ्लैग्रेटिंग स्पून ना हो तो आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, तो एक्टिविटी में सिंपल क्या था, आपको एक स्पून लेना है डीफ्लैग्रेटिंग स्पून, उसमें सल्फर डालना है, फिर वो नीचे से उसको जलाना है। तो जैसे ही धुआं निकले उसको तरत ग्लास टम्बलर में अंदर डाल के उसको ढक देना है, फटाफट वो बाहर निकाल देना है वापस स्पून और उसमें फटाफट पानी डाल के उसको ढक देना है। मतलब उससे सल्फर जो जला तो पूरा वो उसकी भाप अंदर रही। ठीक है, तो अब कहता है अब रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर डाल के देखो। सो जब रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर आप डालोगे तो क्या होगा। ठीक है, सो जब देखो पहले तो आपने जब सल्फर को जलाया, आपने क्या किया, सल्फर को जलाया। तो सल्फर को जलाया तो सल्फर कैसे जला होगा, मैंने आपको क्या बताया, किसी भी चीज को जलाते हो तो वो ऑक्सीजन के बिना नहीं जल सकती। ठीक है, सो आपने सल्फर को ऑक्सीजन के साथ जलाया। ठीक है, सो जब आपने, अब देखो अभी आप नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ रहे हो। ठीक है, नॉन मेटल्स। ठीक है, सो नॉन मेटल्स का रिएक्शन अभी आपने ऊपर किसका पढ़ा, मेटल्स का रिएक्शन। ठीक है, आयरन, मैग्नीशियम और कॉपर, ये सब मेटल्स हैं। अब नॉन मेटल्स। ठीक है, आपने सल्फर को जलाया, तो जब आपने सल्फर को जलाया, ठीक है, व्हेन सल्फर इज बर्न्ड, व्हेन सल्फर इज बर्न्ड। ठीक है, तो जब आपने सल्फर को जलाया तो सल्फर किसके साथ रिएक्ट हुआ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ। ठीक है, तो जब आपने सल्फर को ऑक्सीजन के साथ जलाया, सल्फर को आपने ऑक्सीजन के साथ जलाया तो क्या बना, सल्फर को ऑक्सीजन से जलाया तो आपको बना सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आपने जब सल्फर को ऑक्सीजन के साथ जलाया तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिली और फिर आपने इस गैस को किसमें, ये गैस बनी। ठीक है, तो जब आपने सल्फर को जलाया ऑक्सीजन के साथ तो ये सल्फर ऑक्सीजन आपको कौन सी गैस मिली, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। फिर आपने क्या किया, ये गैस आपने ग्लास के टम्बलर में डाल दी अंदर, मतलब ऐसे धुआं अंदर जाने दिया और तरत स्पून निकाल के बंद कर दिया। फिर क्या किया, थोड़ा पानी, तो आपने क्या किया, सल्फरस डाइऑक्साइड को पानी से रिएक्ट कराया। देखो ये दो स्टेप हुए। पहले तो क्या किया, आपने सल्फर को जलाया, ये एक्टिविटी से ही समझो। देखो पहले आपने सल्फर को जलाया, ठीक है, ये S है, ये O2 है और ये है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो पहले आपने सल्फर को जलाया और आपको कौन सी गैस मिली, ये। ठीक है, फिर आपने वो स्पून अंदर डाल दिया, गैस अंदर रहने दी। फिर आपने क्या किया, वाटर इसमें मिक्स कर दिया। ठीक है, आपने क्या किया, पानी मिला दिया। तो पानी मिला दिया तो क्या हुआ, ठीक है, अब पता लगेगा कि नॉन मेटल से बनने वाले ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है। ये क्या बना, ये देखो ये ऑक्साइड बना। देखो ओ आए ना फॉर्मूला में, ओ आए, देखो फॉर्मूला में साथ में ओ आ जाए ना तो समझ जाएगा ऑक्साइड। तो देखो ये ऑक्साइड बना था तो इसका नेचर क्या था, बेसिक। अब हम किसका नेचर चेक कर रहे हैं, नॉन मेटल्स का। सो नॉन मेटल्स का भी हम नेचर चेक कर रहे हैं। सो अब क्या करेंगे, अब ये सल्फर डाइऑक्साइड में हमने पानी डाल दिया। ठीक है, सो सल्फर डाइऑक्साइड में जब आपने पानी डाला तो आपको क्या मिला, सल्फरस एसिड।
एसिड मिला, मतलब आप बोल सकते हो मेटल्स का, नॉन मेटल्स का नेचर क्या होता है, एसिडिक। तो जब आपने लिटमस पे टेस्ट की होगी, ठीक है, तो जब आपने ब्लू लिटमस डाला होगा वो रेड कन्वर्ट हो गया होगा, इसका मतलब इसका नेचर है एसिडिक, ठीक है। तो जब आप ये देखो सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिली, और जब फिर इसको पानी में घोला, ठीक है, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, जब आपने इसको पानी में घोला, इस गैस को पानी में घोला, गैस को जब आपने इस डिजॉल्व्ड इन वाटर, जब आपने इसको पानी में घोला, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जब पानी में घोला तो सल्फरस एसिड मिला, ठीक है, सल्फरस एसिड। एसिड इज फॉर्म, ठीक है। सो क्या होगा, तो सल्फरस एसिड, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो देखो सल्फर डाइऑक्साइड, देखो ये अभी केमिकल रिएक्शंस लिखना अभी सीखते जाओ। सल्फर डाइऑक्साइड गैस इससे रिएक्ट हो रही है वाटर से, और क्या दे रही है, सल्फरस एसिड दे रही है। अब नाम लिखो सबके, सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, SO2, ये है वाटर, और दे क्या रहा है, सल्फरस एसिड। तो सल्फरस एसिड का फॉर्मूला है H2SO3, ठीक है। अब जब आप इसमें एसिड टेस्ट करोगे, ठीक है, सल्फरस एसिड में जब आप ब्लू लिटमस पेपर डालोगे, फिर अब इस पे क्या करोगे, लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट करोगे, मतलब जब आप सल्फरस एसिड को ब्लू लिटमस पेपर पे डालोगे, ठीक है, व्हेन ऑन सल्फरस एसिड टर्न्स, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ठीक है। सल्फरस एसिड को ब्लू लिटमस को रेड में, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीन्स एसिडिक नेचर है। कौन सा नेचर है, एसिडिक नेचर है, ठीक है। तो जब आप सल्फरस एसिड, मतलब जब सल्फरस एसिड को आप लिटमस पेपर पे डालोगे, ब्लू पे डालोगे तो ब्लू रेड में, तो मैंने आपको सिखाया था कि ब्लू रेड पे डालोगे तो एसिड नेचर, ठीक है। रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है तो बेसिक नेचर, ब्लू लिटमस रेड हो जाता है तो एसिड। तो इससे हम बोल सकते हैं कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो कौन से नेचर के होते हैं, वो होते हैं एसिडिक नेचर के, हम ऐसे बोल सकते हैं। सो जनरली ये एमसीक्यू में चीज आ सकती है। सो जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। Oxides of non-metals are acidic in nature, ठीक है। जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड है वो एसिडिक होते हैं नेचर में, ठीक है। सो इस तरह से मतलब आप पता कर सकते हो, अगर आपको पता करना हो कि एसिड कौन है, बेस कौन है, तो सिंपली आप ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दो और फिर उसकी लिटमस टेस्ट कर दो, ठीक है। सो अगर ब्लू लिटमस रेड हुआ तो कौन सा नेचर है उसका, ब्लू लिटमस रेड टर्न हो गया तो एसिडिक, रेड लिटमस ब्लू हो गया तो बेसिक, ठीक है। सो अच्छा, ये आपने देखा मेटल्स नॉन मेटल्स कौन से नेचर के होते हैं। सो आपने देखा मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक नेचर के, और आपने देखा कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं एसिडिक नेचर के, ठीक है। ये एमसीक्यू में बहुत काम की चीज है और समझने जैसी चीज है। अभी अगर थोड़ा घना समझने का ट्राई करोगे तो आगे आपको अच्छा रहेगा आगे वाले स्टैंडर्ड्स में, ठीक है। सो इस तरह से आप नेचर का पता कर सकते हो, ठीक है। तो अभी ये आपने क्या देखा कि अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, वातावरण में ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं मेटल्स, तो क्या बनाते हैं, रस्ट बनाते हैं। फिर आपको देखा कॉपर ग्रीन में हो जाता है कन्वर्ट, सल्फर डाइऑक्साइड।
वो H2SO3 बना, ठीक है, H2SO3 बना, ठीक है। तो अब रिएक्शन विद वाटर, अगर हम इन्हें पानी के साथ सीधा सीधा पानी के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा। तो पानी के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मैंने आपको कल एक क्वेश्चन लिखवाया था कि भाई सोडियम को जब वाटर में डालोगे तो क्या बनेगा। सोडियम को वाटर में डालोगे तो हमने देखा था कि सोडियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो भी बहुत ज्यादा गैस रिलीज करता है, अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो भी बहुत ज्यादा गैस रिलीज करता है, ठीक है। सो अभी रिएक्शन विद वाटर देखेंगे, ठीक है। सो अगर रिएक्शन विद वाटर हो मेटल्स या नॉन मेटल्स का तो क्या होगा। सो रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। अगर वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा। तो देखो अगर वाटर के साथ रिएक्शन हुआ तो मैंने कल एक लिखवाया था सोडियम मेटल का, पहले वो देख लो। तो देखो अगर मेटल्स और नॉन मेटल्स, तो देखो सोडियम की बात की थी, तो सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। अगर वो ऑक्सीजन में डालोगे, मतलब ऑक्सीजन आप उसको खुला ऐसे ही रख दोगे, सोडियम मेटल है, ऐसे ही रख दोगे तो ऐसे अचानक से जल जाएगा। अगर आप उसमें पानी डालोगे तो भी वो अचानक से जल जाएगा, ठीक है। सो इसलिए उसको किस में डुबो के रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में। कल हमने ये रीड किया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिविटी 4.5 समझाई गई है। 4.5 में देखें एक्टिविटी 4.5। अच्छा, ये एक्टिविटी 4.5 में आपको सोडियम मेटल लेना है। सोडियम मेटल कितना लेना है। सोडियम मेटल आपको एक गेहूं के दाने जितना एकदम छोटा सा सोडियम मेटल लेना है। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, जल गया तो जान पे आ सकती है, ठीक है। तो आपको एकदम छोटा सा सोडियम मेटल एकदम गेहूं के दाने जितना लेना है। और किस पे लेना है, वो पेयर ऑफ टोंग्स मतलब चिमटे से, ठीक है। किचन में जो चिमटा यूज होता है ना रोटी पलटने के लिए, वो चिमटे से आपको वो उठाना है, हाथ भी नहीं लगाना है उससे। ये एक्टिविटी 4.5 है आपकी पेज 48 पे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, 250 ml बीकर या ग्लास टम्बलर, मतलब आपको एक पानी का ग्लास लेना है और उसमें आधा पानी भर देना है। अब उसमें से वो इतना जो आपने गेहूं के दाने जितना सोडियम लिया उसको बीच में से थोड़ा सा काट दो, बहुत केयरफुली काटो, टच किए बिना, ठीक है। और फिर उसको फिल्टर पेपर से थोड़ा सा सुखा दो, उसके ऊपर फिल्टर पेपर थोड़ा सा घस के सुखा दो और उसको एक कॉटन में लपेट दो। अभी उसको उस बीकर में डाल दो, ठीक है। तो आप क्या देखोगे कि रिएक्शन स्टॉप्स टच द बीकर। सो मतलब एकदम गर्म हो गया होगा। भले आपने उसको कॉटन में डाला, पर आपने जब उसको पानी में डाला तो आप उसको बीकर को टच करोगे ना, एक मतलब वो ग्लास टम्बलर को टच करोगे तो गर्म हो जाएगा। देखो ऐसा कुछ रिएक्शन आएगा। मतलब ये दिखा रहा है ना आपको, देखो ये ग्लास है, ये ग्लास में पानी भर के आपने सोडियम मेटल डाला तो ये देखो एकदम, देखो अंदर से जैसे आग निकल रही है, मतलब इतनी गैस रिलीज हुई है। दाना कितना था, वीट जितना सोडियम था, उसको भी काट के डाला है, वो भी कॉटन में, तो भी वो पानी से रिएक्ट करके देखो कितनी गर्मी प्रोड्यूस कर रहा है, हीट, ठीक है, जल रहा है जैसे, ठीक है। सो ये रिएक्शन है आपका। तो आपने जब टच करोगे ना वो ग्लास को तो बहुत गर्म लगेगा आपको। टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड लिटमस पेपर्स, इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। अब इसके अंदर आप लिटमस पेपर डाल के देखो, ठीक है। तो सोडियम रिएक्ट्स, आपने देखा सोडियम कितनी बुरी तरह से वाटर के साथ रिएक्ट, विग्रसली मतलब बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करके। तो कुछ बाकी के मेटल्स होते हैं वो इतनी ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। जैसे सोडियम एक मेटल है वो बहुत विग्रसली रिएक्ट करता है, पर बाकी मेटल्स नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे आयन है तो आयन एकदम शांति से रिएक्ट करता है। आयन आपने देखा नहीं, जंग कितनी शांति से, क्या एक दिन में काट लग जाती है, धीरे धीरे काट लगती है। तो जैसे सोडियम है, सोडियम रिएक्ट किया वाटर से तो फुल आग प्रोड्यूस कर ली, पर
जो आयन है, आयन अगर रिएक्ट करता है वाटर से, आयन को आप लोखंड को पानी वानी में डाल दो, धीरे धीरे जंग लगेगी, ऐसे एक दिन में नहीं, लंबा प्रोसेस है, ठीक है। सो उसी तरह से नॉन मेटल्स भी, सो ये एक चीज आप लिख सकते हो, सोडियम मेटल reacts vigorously with water। मतलब सोडियम मेटल बहुत विगरसली, बहुत हीट प्रोड्यूस करता है, वाटर में रिएक्ट होता है, और सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो, ठीक है। जो बाकी के मेटल्स होते हैं वो नहीं देखते हैं। सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो, सम other metals like iron, copper, वो इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं होते हैं, like iron, copper do not do so, ठीक है। So for example iron reacts with water slowly, iron एकदम शांति से, copper एकदम शांति से रिएक्ट होता है। So इसी तरह से नॉन मेटल्स भी इसी तरह से वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होते हैं, वो उल्टा एयर में रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। सो जनरली नॉन मेटल्स, ठीक है, चैप्टर ही मेटल्स नॉन मेटल्स का है, तो आपको मेटल्स में क्या होता है, नॉन मेटल्स में क्या होता है वो सब। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ठीक है, जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, वो पानी से रिएक्ट नहीं करते हैं। Though they may be very reactive in air, तो non metals may be reactive in air, जो non metals है वो air में reactive होते हैं, they may be reactive in air, ठीक है। मतलब इनको आप उल्टा एयर में छोड़ दो, ऐसे ही खुला रख दो तो एकदम आग पकड़ लेंगे या एकदम आग मतलब हीट प्रोड्यूस करने लग जाएंगे। तो इसलिए नॉन मेटल्स को किस में डाल के रखा जाता है, वाटर में। सो दे आर स्टोर्ड इन वाटर, सो नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर। जबकि आप मेटल को अगर पानी में भिगो के रख दो तो क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा ना। आप मेटल को, आयन को रखो, कॉपर को रखो तो क्या लग जाएगा, काट लग जाएगा। आप मेटल्स को नहीं रख सकते हो। आपने सोडियम को किस में रखा, सोडियम आपने पानी में रखा तो भी आग पकड़ रहा है, सोडियम खुला रखा तो भी आग, तो आपको किस में रखना पड़ा, केरोसिन ऑयल में, ठीक है। पर जबकि नॉन मेटल्स में क्या है, ये देखो नॉन मेटल्स का भाग है, ये नॉन मेटल्स का भाग है। नॉन मेटल्स क्या करते हैं, वो वाटर से रिएक्ट नहीं करते, वो एयर से रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। सो नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर, इसलिए नॉन मेटल्स को पानी में स्टोर किया जाता है। सो फॉस्फरस है, ठीक है, फॉस्फरस भी एक नॉन मेटल है। सो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है किसका, फॉस्फरस का, ठीक है। सो एग्जाम्पल, कल हमने फॉस्फरस का डिस्कस भी किया था, गिव रीजन, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल फॉस्फरस, फॉस्फरस is a very reactive non-metal। फॉस्फरस क्या है, रिएक्टिव नॉन मेटल है। फॉस्फरस इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, ठीक है। सो इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि अगर आप उसको एयर में ऐसे ही खुला रख दो, ऐसे ही रख दो तो वो एकदम आग पकड़ लेगा, ठीक है। इट कैचेस फायर इफ एक्सपोज्ड टू एयर, तुरंत आग पकड़ लेगा अगर आप उसको हवा में रखोगे, ठीक है। सो उसको हवा से आग पकड़ने से बचाने के लिए उसको पानी में रखा जाता है। सो इट इज स्टोर्ड इन वाटर। सो कल आपने यही पढ़ा था और आज ये चीज हम जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से जो है, ठीक है, इस तरह से फॉस्फोरस नॉन मेटल को खुला नहीं रख सकते हैं, हम इसको हमेशा पानी में ही रखते हैं, ठीक है। सो वी आर एंडिंग अवर लेक्चर हेयर ओनली। हम कहाँ एंड कर रहे हैं हमारा लेक्चर, हम हमारा लेक्चर एंड कर रहे हैं रिएक्शन विद वाटर, पेज 49 पे हम एंड कर रहे हैं, ठीक है।
पेज 49 रिएक्शन विद वाटर पे हम एंड कर रहे हैं। सो आज आपने क्या देखा? आज आपने देखा कि भाई केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है मेटल्स नॉन मेटल्स की। अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा, ठीक है। एक्टिविटीज भी हैं 2-3, वो ध्यान से आप रीड कर लेना, मैंने समझाया, समझने के बाद रीड करोगे तो अच्छा समझ आएगा। फिर अगर वाटर से रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा, ठीक है। सो हम रिएक्शन विद वाटर पे एंड करते हैं। कल हम देखेंगे कि एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, मेटल्स नॉन मेटल्स, बेस से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। सो अभी 3 टॉपिक्स अभी भी रहे केमिकल प्रॉपर्टीज में। सो आज फिलहाल हम यही एंड करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज एक थोड़ा सा याद करने वाला टॉपिक है, अच्छे से करना, सारे फॉर्मूलाज याद रखनी है, ठीक है भाई। सबकी फॉर्मूलाज याद रखनी है आपको, ठीक है। सो सी द एंटायर लेक्चर प्रॉपरली, राइट ईच एंड एवरीथिंग, राइट के साथ साथ याद करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज इज अ बिट टफ टॉपिक, ठीक है। चलें, थैंक यू।